हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं और धीरे धीरे बोन फ्रैक्चर होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली बोन्स आपकी काफ़ी वीक हो जाती है एंड ब्रिटल हो जाती है और वो बहुत फ्रैक्चर के लिए प्रोन होती है। लिटरल मीनिंग क्या होता है? ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोस मतलब पोरोसिटी कम हो जाती है। जैसा आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, ये नॉर्मल बोन है और ये जो स्पंजी बोन है, जो आपकी अंदर की जो बोन है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके जो ट्राबेकुले हैं काफ़ी वाइड हो गए हैं और इन दोनों की डेंसिटी में आप डिफरेंस देख सकते हो। सिमिलरली आप ये देखो, बोन मॉडल है, ये एक नॉर्मल बोन है और ये दूसरी तरफ आप एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। सिमिलरली आप ये डिफरेंस अप्रिशिएट कर सकते हो। जो ट्राबेकुले काफ़ी वीक हो गए हैं और दे आर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में? अगर ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको है तो अमूमन आपको बैक पेन होता है या कई बार ये सीधा फ्रैक्चर के रूप में ही प्रेजेंट करता है। 3 जगह के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है। तो स्पाइन का फ्रैक्चर, दूसरा हिप जॉइंट का फ्रैक्चर और तीसरा कलाई का या रिस्ट का फ्रैक्चर। ये 3 फ्रैक्चर्स ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत कॉमन होते हैं। कई बार आपने देखा होगा ओल्ड एज में लोगों की हाइट कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, क्योंकि जो वर्टिब्रा हैं ये कोलैप्स हो जाते हैं या कई बार बॉडी स्टूप हो जाती है, आगे झुक जाते हैं। कई बूढ़े औरतों को आपने देखा होगा आगे झुक के कर्व हो जाती है उनकी शेप, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टूप पोस्चर। तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज में जाके होता है, स्पेशली फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल 60-65 के अराउंड होता है, मेल्स में 70 के बाद होता है। बट अगर कुछ और कंडीशंस है, हार्मोनल डिसबैलेंस है या कुछ मेडिसिन इंड्यूस्ड या किसी और बीमारी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो कम एज में भी हो सकता है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है डेक्सा स्कैन। तो डेक्सा स्कैन कुछ इस तरह का होता है, जो आप कलर कोडिंग होती है इसमें आप देख सकते हो। इसमें टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। टी स्कोर अगर -2.5 के नीचे है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है और अगर -1 से लेके -2.5 है तो ऑस्टियोपेनिया होता है या बोन वीक होती है। -1 के नीचे अगर होता है तो वो नॉर्मल होता है। ग्रीन लाइट में आप देख सकते हो, येलो इज ऑस्टियोपेनिया एंड रेड इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आता है तो वी हैव टू ट्रीट दोज कंडीशंस, क्योंकि इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो जैसे मैंने बताया कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में बहुत कॉमन है। एज इज़ वन फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। फिर सेक्स, फीमेल्स ज़्यादा कॉमनली इनमें पाई जाती है और रेस में अगर हम बात करें तो एशियंस एंड वाइट, उन दोनों लोगों को ये ऑस्टियोपोरोसिस उनमें ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो भी, अगर आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हिस्ट्री रही है ऑस्टियोपोरोसिस को, तो भी आप जेनेटिकली प्रोन हैं। अगर आपकी बॉडी साइज या फ्रेम हम बात करें अगर छोटा है तो भी हम लोग आप बोल सकते हैं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन हैं। तो कारण में अगर हम लोग बात करें, कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस है, जैसे कि डिसऑर्डर इन सेक्स हार्मोन्स। अगर टेस्टोस्टेरोन आपका मेल्स में कम है या फीमेल में एस्ट्रोजेंस कम हो जाता है पोस्ट मेनोपॉजल, तो दे मेक यू प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। या थायराइड आपका ज़्यादा है, थायराइडोटॉक्सिकोसिस है, या एड्रेनल ग्लैंड हाइपर फंक्शन कर रहा है, या फिर आपका पैराथायराइड हार्मोन भी हाइपर फंक्शनिंग है, तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर डाइटरी आपकी डेफिशिएंसी है, अगर आप कैल्शियम इंटेक कम है, विटामिन डी इंटेक कम है, या आपकी कोई जीआई सर्जरी हुई है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ईटिंग डिसऑर्डर है लाइक बुलिमिया नर्वोसा, उस केस में भी अंदर आपके कैल्शियम विटामिन डी जाएगा नहीं, इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ दवाइयाँ भी होती है जो आपको प्रोन बनाती है। जैसे अगर लंबे समय तक आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अस्थमा के लिए या स्किन कंडीशन के लिए या आर्थराइटिस के लिए, कई बार लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, तो लंबे समय तक ओरल स्टेरॉइड लेने की वजह से भी आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। कई बार कुछ दवाइयाँ जैसे सीजर्स होते हैं, न्यूरोफिजिशियंस लिखते हैं सीजर्स के लिए बहुत लंबे समय तक मेडिसिन चलती है, या फिर कोई कैंसर के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर जीआई रिफ्लक्स के लिए हम एंटासिड्स देते हैं, या फिर कई बार ट्रांसप्लांट होता है किसी का रीनल ट्रांसप्लांट, उनमें कई तरह की दवाइयाँ चलती हैं। तो इन सारी दवाइयों का अगर आप लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं
तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं कहीं आपको अंडरलाइन ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रही है, और उसका टाइम रहते ही उसका समाधान करना चाहिए। कई मेडिकल कंडीशंस भी होती है, जैसे सीलिएक डिजीज़ है, पेट से संबंधित होती है, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, या लीवर या किडनी की लंबे समय तक तकलीफ रहती है आपको, या मल्टीपल माइलोमा है, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे कई तरह की कंडीशंस हैं जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइफस्टाइल भी है, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और आपका अल्कोहल और टबैको बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं आप, तो भी आपको ये फैक्टर्स है लाइफस्टाइल में जो हैम्पर करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हमने बताया कि डेक्सा स्कैन करके हम इसको एक तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। कई बार एक्सरे में भी आपको अर्ली एडवांस स्टेज में एक्सरे में भी चीज़ें दिख जाती हैं, या सीटी स्कैन में चीज़ें दिख जाती हैं, बट डेक्सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उसको हम लोग क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि कितना आपका है, और मॉनिटर भी कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट का कितना फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी आपको बहुत इंकरेज करनी चाहिए हम लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा आप चलें, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करें, जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, एंड योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, और वेट उठा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप अगर अल्कोहल टोबैको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसको आप कोशिश करें कि ना लें, और अपना वेट अगर बहुत ज़्यादा है आपका या बहुत कम एक्सट्रीम ऑफ वेट्स तो उसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स सबसे बेसिक है, 1000 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में या बहुत ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अपने डॉक्टर से आप सलाह कर सकते हैं। तो एवरेज वो आपको कैल्शियम इंटेक डेली लेना चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए। विटामिन डी यूजुअली 600 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको एवरेज एक जो रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो भी आपको मिनिमम लेनी चाहिए। इसके अलावा कई तरह की स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने में। बिसफॉस्फोनेट्स बोलते हैं हम लोग। बिसफॉस्फोनेट्स का मतलब ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको बोन के जो मेटाबॉलिज्म है उसको रोकती हैं, जो बोन को वीक होने के लिए रोकती है, क्योंकि बोन हमारा दो मैकेनिज्म्स होते हैं इसमें। एक तो नई बोन फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और एक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, मतलब कि बोन वहाँ से कमज़ोर हो रही होती है। तो ये बिसफॉस्फोनेट्स हैं उसको एक्टिविटी को रोकते हैं और बोन की स्ट्रेंथ को अल्टीमेटली बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम लोग कैल्सीटोनिन देते हैं जो कि बोन पेन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो इंट्रानेजल देते हैं, नाक के थ्रू एक स्प्रे होता है, उससे हम लोग देते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा कई तरह के इंजेक्शंस आते हैं आजकल, जैसे कि टेरिपेराटाइड एक हार्मोनल इंजेक्शंस हैं जो कि डेली के बेसिस पे दिया जाता है, और उससे भी काफ़ी इंजेक्शंस का कई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। एक इंजेक्शन आता है डेनोसुमैब जो कि आप हर 6 मंथ पे ले सकते हैं, बट ये सारे मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके रिस्क और बेनिफिट को रेशियो को देखते हुए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। अगर समय रहते हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं तो बहुत टाइमली इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।